topic is approach to the patient with acute dyspnea. Okay, so first of all, you must know about the dyspnea. The dyspnea is a subjective sensation of breathing discomfort that is comprised qualitatively distinct sensation that vary in intensity from mild discomfort to feeling of suffocation. What it means कि जब डिस्निया होता है तो पेशेंट खुद फील करता है, उसे जो है वो खुद डिस्कम्फर्ट फील होगी कि मेरी ब्रीथिंग मुझे डिस्कम्फर्ट कर रही है. तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग है कि पेशेंट खुद बताएगा कि आई हैव प्रॉब्लम इन माय ब्रीथिंग. सो आल्सो वी डिस्क्राइब एज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हम इसे कहते हैं, डिस्निया भी टर्म यूज होता है. ठीक है, और ये सेल्फ इज पेशेंट्स की अपनी सेंसेशन है जो है क्वालिटेटिवली हमने इसे डिस्क्राइब किया हुआ है. आइदर माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर जो हम कहेंगे कि इसमें जो है पेशेंट को सफोकेशन फील होगी, सीवियर फॉर्म में भी हो सकती है. So what are the types? It could be acute or it could be chronic. So when we consider it as acute, when it develops over hours to days, means कि within hours जो patient में dyspnea develop होगा और ये days तक चलेगा, और ये patient जो है वो किसी में days तक जो है appear हो रहा है, किसी में hours तक appear हो रहा है, तो उसे acute level करेंगे. And chronic when occur from more than 4 to 8 weeks, जब वो 4 weeks से ज़्यादा जो है वो आपको present करेगा patient, तो ये हो जाएगा chronic category में आ जाएगा. ठीक है. Some patient present with acute worsening of the chronic breathlessness. और कुछ में क्या होता है कि chronic चल रही होती है बीमारी, पीछे से प्रॉब्लम chronic है और उसकी acute exacerbation हो जाएगी और वो acutely present करेंगे. जिस तरह patient asthma, COPD, heart failure के होते हैं, they have chronic problems. chronic problems है तो asthma तो इस level हो गया, patient में asthma है, और whenever they become any exacerbation हो जाएगी, कोई triggering factor आ जाएगा, तो ये acute presentation के साथ आते हैं. तब हम जो है हम फिर again level करेंगे acute dyspnea के साथ आए हैं. Okay, so what could be the differential diagnosis in acute in case of the chronic? हम कब जो है कहेंगे कि acute हो सकता है हमारे differentials में, कब आएगा acute? Patient when there is any pneumonia, patient pneumonia के साथ आते हैं जो within 1 to 2 days में present हो सकते हैं. Congestive heart failure, pulmonary edema के साथ patient आएंगे. Acute coronary syndrome जिसमें patient MI के साथ आते हैं, वो भी जो है वो dyspnea की complain करेंगे patient. Pericardial disease, just like pericardial. अच्छा, ये डॉक्टर साइमा का टॉपिक था? नहीं, ये मेरी पीबीएल में टॉपिक है. उधर कितने जैसा लिखा है टाइम टेबल? चलिए आज दूसरा पढ़ लें डिज्निया. डॉक्टर साइमा भी शायद यही कंटिन्यू करेंगे फिर. ओके, तो ये कोई टाइम टेबल है लास्ट वीकेंड जो चेटे क्या बोले. This is last week. Okay, so yeah. Then what to do? Continue. Okay, so where we were. अच्छा, हम फिर यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब यही जो है, मुझे तो पता नहीं था आपकी कौन सी आज प्रेजेंटेशन है. अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम टेबल जो है लेट मिला, मैं बोर्ड से नहीं देखा आपका. ठीक है, सो अक्यूट हम कब लेवल कर रहे हैं पेशेंट में? जब पेशेंट नमूनिया के साथ आ रहे हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, पेरिकार्डियल डिजीज. पेशेंट जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन के साथ आते हैं तो उसमें इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है कि उनमें डिस्निया भी होगा, और जब वो कार्डिक टेम्पोनेंट में जाएंगे, व्हेन वी लैबुलेट्स कार्डिक टेम्पोनेंट, जब वो फेलियर के साथ आएंगे हमारे पास, राइट हार्ट फेलियर होगा, राइट हार्ट फेलियर की साइन होगी, तब पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस, पेशेंट में मेट्रोल स्टेनोसिस है और एनी अंडरलाइंग क्रोनिक वेल्वुलर हार्ट डिजीज, उसमें जो है पेशेंट आपको
उसके साथ प्रेजेंट होंगे, डिस्निया के साथ। ओके, सो when patient having thyrotoxicosis, क्या होता है उसमें पेशेंट में सीवियर वेट लॉस के साथ आएगा पेशेंट टेकिकार्डिया, और तब भी डिस्निया करवा सकते हैं। एनी एसिडोसिस और सिरोसिस की प्रेजेंटेशन होगी। सिरोसिस में कब डिस्निया होता है? जब पेशेंट में सिर्फ असाइटिस हो जाती है ना, मॉडरेट टू सीवियर असाइटिस जब हो जाएगी तब पेशेंट इतने जो है वो डिस्कम्फर्ट होगा कि उनके जो पूरी तरह लंग्स एक्सपेंड नहीं हो सकेंगे, तब भी वो डिस्निया के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। And whenever there is a chronic, वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि पेशेंट हैविंग द recurrent chronic problem over the months like COPD, dyspnea, neuromuscular problems, pulmonary hypertension, ये इनकी जो है previously problems से वो exacerbate हो गया। And anemia, why in anemia there is a dyspnea? Why? क्या cause है anemia में dyspnea का? Anyone? anemia में dyspnea क्यों होता है? How anemia cause the dyspnea? Decreased HP, okay. anemia में HP कम होगा तो क्या होगा? Okay, good. So hemoglobin is responsible for carrying the oxygen. जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं कैरी करेगा तब जो है वो पेशेंट में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और वो पेशेंट okay. So what history you must ask from the patient? You must ask the onset and course of the dyspnea and if it was chronic issue. कि मतलब क्या आप पूछेंगे कि कहाँ किस तरह स्टार्ट हुआ, अदर सडन आपको ये पूछना है। एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक स्ट्राइडर, कफ पूछेंगे आप, कफ में स्पुटम प्रोडक्शन और कलर कौन सा है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू रूल आउट द निमोनिया को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। साथ में पेशेंट को फीवर है, चिल्स है, स्वेटिंग है, लेथार्जी, दीज सिम्टम्स यू मस्ट आस्क टू रूल आउट योर एनीमिया और एनी इन्फेक्शन दैट ट्रिगर्स द डिस्निया ऑफ द अंडरलाइंग लाइक सीओपीडी और एस्थमा में अगर जो है वो पेशेंट को कोई नई चीज हुई है तो निमोनिया में पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यू मस्ट आस्क दिस थिंग। Then you ask the chest pain, wheezes and chest pain क्यों पूछेंगे? प्लूराटिक, जो प्लूराटिक पेन होता है, प्लूराटिस की वजह से पेशेंट को जो है डिस्निया होता है, तो आप जो जरूर पूछेंगे कि चेस्ट पेन हुआ। सेकंड थिंग, चेस्ट पेन आप पूछ सकते हैं इन केस ऑफ दी एमआई एज वेल, कि एमआई का जो पेन हो रहा है टिपिकल जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं रिट्रोस्टर्नल पेन के साथ, तो वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लूराटिक्स में जो है वो आपको पेशेंट वेक जो है बताएगा पेन, और इसमें टिपिकल रिट्रोस्टर्नल पेन बताता है आप पेशेंट, तो पेन बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्निया के साथ पूछना। ठीक है, विजिट्स आप पूछेंगे चेस्ट में पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस तो नहीं हो रही, हेमोप्टिसिस के साथ तो नहीं आए, होर्सनेस तो नहीं है पेशेंट में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में पूछना भी और एग्जामिन करना भी। और आप क्या देखेंगे इसमें एडिमा है या नहीं है। एडिमा किसको जो है वो फेवर कर रहा है? अगर पेशेंट एडिमेटस है, लेग स्वेलिंग है, तो व्हाट डू यू थिंक इसमें डिस्निया का काज क्या हो सकता है? पता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, गुड। हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट आ रहा है तो उसमें डिस्निया भी होगा, एडिमेटस भी होगा, वेट गेन भी करेगा, तो पेडल एडिमा हम तब जरूर देखते हैं पेशेंट की हिस्ट्री में पूछेंगे कि आपका कहीं जो है पैरों पे सूजन तो नहीं आई, और एग्जामिन भी करते हैं। ठीक है, वेट लॉस या वेट गेन की हिस्ट्री तो नहीं है। ऑर्थोपनिया वेरी इंपॉर्टेंट, पैरोक्सिस्मल नोटर्नल डिस्निया, दैट इज दीस आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर। एंजाइटी तो नहीं है पेशेंट में, कंफ्यूजन एंड लाइट हेडेडनेस। एंजाइटी में कब होता है पेशेंट को डिस्निया? जब पेशेंट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और जस्ट पेशेंट जो है वो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर्स के साथ आ रहे हैं, या पेशेंट जो है वो जस्ट अटेंशन सीकिंग के साथ आ रहे हैं, तो वो इस तरह की प्रेजेंट हिस्ट्री करता है, तब इस पेशेंट में एंजाइटी की हिस्ट्री होगी। और ये तब हम लेबल करेंगे एंजाइटी जब हम सारे कॉजेस रूल आउट कर लेंगे। मे बी पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इन द एंड हम कहेंगे कि दिस मस्ट बी मे बी इन एंजाइटी एलिमेंट जो पेशेंट को डिस्निया भी करवा रहा है और पीछे हिस्ट्री भी है इस तरह की। So this is important question to ask in the history. And what you need to see in the physical examination. Physical examination में आप क्या-क्या चेक करेंगे पेशेंट का? टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, फीवर, हाइपरटेंशन, weight increase may signal the worsening of the congested heart failure. अब टेकिकार्डिया जो है वो साइन हो सकती है, हार्ट फेलियर की भी साइन हो सकती है, एनीमिया की साइन भी आ जाता है। तो यहाँ पेशेंट जो है फीवर के साथ हो तो वो भी टेकिकार्डिया के साथ प्रेजेंट करेंगे। पेशेंट में निमोनिया है तो टेकिकार्डिया आपको पेशेंट में मिलेगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट साइन टू सी टेकिपनिया है या नहीं है, कि उनकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है। साथ में फीवर चेक करेंगे, जैसा हम जीपी स्टार्ट करते हैं सिमिलरली आपको सारा जो है वो जीपी से स्टार्ट करना है पेशेंट में। आपने पल्स से की, फीवर चेक किया, टेकिपनिया टेकिकार्डिया देखा,
ठीक है। देन आप पेशेंट का लुक देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट जो है ड्यूरिंग डिस्निया कितना डिस्निक है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि पेशेंट की लुक को ही देखकर पता चल जाता है कि कितना जो है वो एग्रेसिव जो है वो कर रहा है रेस्पिरेशन। द कंट्रैक्शन ऑफ द एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, अगर पेशेंट एक्सेसरी मसल यूज करता है जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो वो जब यूज कर रहा है दैट सजेस्ट अ सीवियर डिफिकल्टी, ठीक है, मींस कि पेशेंट में सीवियर डिफिकल्टी है। इसमें रिट्रैक्शन ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर फोसा होंगे जो आपको शो करेंगे कि यहाँ पे ट्रेकियल स्टेनोसिस हो रही है। पर्सिंग ऑफ लिप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब होता है पेशेंट जब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस के साथ आता है, जस्ट लाइक एस्मा या सीओपीडी है, उसकी जब एक्सेसरबेशंस होती हैं तो पेशेंट में आपको पर्सिंग ऑफ लिप्स मिलती हैं। ये आपको एग्जामिन करना है इंस्पेक्शन में। रिट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स जो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन मिल रहा है आपको, दैट इज अ साइन ऑफ द एम्फाइसेमा। ठीक है, तो ये आपको सारी साइंस इंस्पेक्शन में देखनी है पेशेंट में। ठीक है, एक्सेसरी मसल का यूज, ब्रीथिंग ऑफ द पर्स लिप्स एंड द रिट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। देन यू गो फॉर द परकशन जिसमें आपको डलनेस एंड हाइपर रेजोनेंस लिखनी है कि आइदर पेशेंट में कहीं इफ्यूजन या पेशेंट में न्यूमोथोरैक्स डेवलप नहीं हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री, देन फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने ये साइन देखी, उसके बाद आप ऑस्कल्टेट करेंगे, ऑस्कल्टेशन फॉर द वीजल्स एंड विच टाइप ऑफ द ब्रीथिंग ऑफ द क्वालिटी आप देखनी है कि कौन सी ब्रीथ हो रही है पेशेंट में, क्रैकल्स तो नहीं हो रहे। क्रैकल्स मींस कि यहाँ पे कहीं पेशेंट में फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं है, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सब में आपको जो है वो पेशेंट में क्रेपिटेशंस मिलेंगी, तो आपको ये सारी ऑस्कल्टेशन में देखनी है। ठीक, अगर पेशेंट में नॉर्मल फाइंडिंग्स मिल रही है लंग एग्जामिनेशन में, इट डजंट रूल आउट दी पैथोलॉजी ऑफ पल्मोनरी। कौन सी डिजीज हो सकती है जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में चेस्ट में कुछ भी ना मिले? कौन सी वो डिजीज है रिलेटेड टू द डिस्निया जिसमें आपको ऑस्कल्टेशन में नॉर्मल चेस्ट मिले? एनीवन? पेशेंट में डिस्निया है लेकिन आपने जब चेस्ट में ऑस्कल्टेट किया, चेस्ट में फाइंडिंग्स देखी, तो आपको कुछ भी नहीं मिला, कौन सी चीज है वो, क्या हो सकता है? सीवियर एस्थमा, साइलेंट चेस्ट, ठीक है, उसमें साइलेंट चेस्ट मिलती है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है, और कुछ ये कुराथुलेनी क्या लिखा है? फॉरेन बॉडी एंड ट्रेकिया। अगर फॉरेन बॉडी होगी आपको जो मोस्टली बच्चों में कॉमन है, तो उस एरिया में आपको ब्रेथ साउंड्स नहीं मिलते, वहाँ पे उस एरिया में एब्सेंट ब्रेथ साउंड होते हैं, इसी से हम डायग्नोस करते हैं। पेरिकार्डाइटिस, ओके गुड। और पेशेंट सीवियर डिस्निया के साथ आए और हमें चेस्ट में फाइंडिंग्स नॉर्मल मिल रही हैं, कुछ खास नहीं। ओवर डोजेज ऑफ द ड्रग्स, ओके। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कोई और पता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जस्ट कार्डिक टेम्पोनर में तो आपको सारी साइन मिलेंगी, ठीक है। साइलेंट चेस्ट एंड सीवियर ऐसा मिलता है, लेकिन पल्मोनरी गुड। पल्मोनरी एम्बोलिज्म पी में आपको जो है वो आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे मे बी यू फाइंड नो एनी साइन, ठीक है, आपको कुछ भी ना मिले, मे बी आपको इफ्यूजन मिले और कोई अदर साइन फाइंडिंग्स मिले, बट आपको नॉर्मल चेस्ट भी मिल सकती है। तो इसमें आप नहीं कह सकते कि अगर नॉर्मल चेस्ट है तो पेशेंट को जो है वो नॉर्मल होगा इसका लंग्स, इट कैन बी रूल आउट ऑन दी ऑस्कल्टेशन ओनली, ठीक है। फिर आप जो है जब कार्डिक एग्जामिनेशन करेंगे उसमें आप क्या देखेंगे? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साइंस, ठीक है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में मर्मर्स देखेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखना है, ठीक है। एक्सेंटेंटेड जो है वो P2 राइट साइडेड हीव देखनी है, TR देखना है, पेरिफेरल एडिमा देखना है, जेवीपी देखना है, ये सारी जो साइन है आपको राइट हार्ट फेलियर की साइंस नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिल सकती है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रोनिक पेशेंट को चल रहा है और अभी आपके पास आया डिस्निया के साथ सडनली, तो उसमें राइट हार्ट फेलियर हो गया, मे बी इससे निमोनिया हुआ और ये वर्स हुआ और अभी राइट हार्ट फेलियर के साथ आया है, ठीक है। देन एग्जामिन द एब्डोमेन फॉर द एसाइटिस, आपको एब्डोमेन देखना है एसाइटिस के लिए। हेपाटोजुगुलर रिफ्लेक्स एज वेल एज द लेग्स फॉर द एडिमा, मींस कि आपको जब आपने चेस्ट पूरी देख ली, ऑस्कल्टेट कर लिया, देन गो फॉर द कार्डिक एग्जामिनेशन। कार्डिक में आपने पूरी नॉर्मल साउंड देखते हैं, फिर मर्मर्स, और फिर उसके साथ रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, TR से रिलेटेड राइट हार्ट फेलियर के साइंस, जेवीपी, पेरिफेरल एडिमा, एसाइटिस एंड हेपाटोजुगुलर रिफ्लेक्स भी देखना है। इन द एंड एडिमा ओवर द लेग्स देखना है टू रूल आउट द कार्डिक फेलियर। ओके, सो व्हाट वर्कअप यू परफॉर्म इन द पेशेंट का आपने देख लिया कि हमें जो है क्या क्या चीजें मिली हैं, अब क्या वर्कअप होना चाहिए डिस्निया के पेशेंट में? पता है जल्दी से लाइन से कि पेशेंट में अब क्या वर्कअप होना चाहिए जो हम परफॉर्म करें कि हमें पता चले कि डिस्निया को हम जो है वो एलिब्रेट करें। गुड। सबसे पहले क्या होना चाहिए? चेस्ट एक्सरे ऑन द स्पॉट, आपको जो है चेस्ट एक्सरे करवाना है। व्हाई? टू रूल आउट दी
मोस्ट डेंजरस कॉजेज जिसमें आप जो है पेशेंट को सेव कर सकते हैं. देन एबीजी, ओके, ईएसआर, सीआरपी, सीबीसी, स्पायरोमेट्री. गुड, ठीक है, सारा वर्क आपने बता दिया है, सही है. ठीक है, तो जो आपको वर्कअप करना है पेशेंट में, लंग फंक्शन टेस्ट, ठीक ठीक, गुड गुड. तो सबने सही बताया है. ठीक है, चेस्ट एक्सरे आप करवाएंगे. फर्स्ट सबसे पहले जो है चेस्ट एक्सरे करवाना है टू रूल आउट कि यहाँ पे पेशेंट को कहीं क्या से कहते हैं कि न्यूमोथोरिक्स तो नहीं होगा, जिसे हम क्विकली वहीं पे जो है वो असेस करके ट्रीट कर सकते हैं. देन गो फॉर द एपीजीज, ईकेजी. आप जो है वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए आप इसकी जो है वो ईसीजी करवाएंगे. फॉर तौर पर एपीजीज करवाएंगे टू सी द ग्रेडियंट कि यहाँ पेशेंट में एसिडोसिस तो नहीं है. देन गो फॉर द बेसलाइन जस्ट लाइक सीबीसी, एनीमिया, इन्फेक्शन प्रोसेस को देखने के लिए पेशेंट में कहीं न्यूमोनिया की वजह से डिस्क नहीं हुआ. फिर जो है बाकी बेसलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स, पीयूएन, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, मेटाबॉलिक पैनल पूरा आप जो है देखेंगे पेशेंट में. ठीक है, तो मींस कि सबसे पहले आपने एक्सरे से स्टार्ट करके और फिर बाकी सारी करवानी है. फाइन, ठीक है. देन स्पायरोमेट्री वो जो है वो आपको रूल आउट करना है, एस्थमा वो तो नहीं है, तो वो फर्दर बाद में आप करवाएंगे पेशेंट को. सो दिस इज अ केस 1. ठीक है, इसमें आप रीड करें और फिर मुझे इसके आंसर दें. ये 56-year-old वुमेन है विथ द 56-year-old मैन, सॉरी इसमें वुमेन लिख दिया, मैन with a 17-year smoking history, presented with a cough and progressive dyspnea over 6-month duration. His symptoms have been unresponsive to the antibiotic treatment. So what is your differential diagnosis based on the history alone? Okay, एक reply आ गया हमारे पास. Emphysema, CA lung, good. COPD, okay. CA lung, good. ठीक है, मीन्स कि जब हमारे पास शॉर्ट हिस्ट्री थी, पेशेंट की 17 ईयर हिस्ट्री है स्मोकिंग की. ठीक है, अभी जो आया है वो कफ के साथ है और प्रोग्रेसिव डिस्निया भी है, मीन्स कि 6 मंथ्स में से क्रोनिक डिस्निया हो रही है. तो फिर हमारे जहन में जो है ऑन द टॉप क्रोनिक डिस्निया के कॉजेज आ रहे हैं, जिसमें हमने जो है रखा है एम्फाइसिमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी बहुत आ गया इसमें, और सीए लंग हो गया है. ठीक है, गुड. ठीक है, अब आपको जो है आपने ये रखी डिटीज. अब आपके पास फिजिकल साइंस इन्होंने बताई है, जिसमें पेशेंट जो है वो एफेब्राइल है with a heart rate of 112, respiratory rate of 30 beats per minute, 30 beats per minute, in BP of 130/100. There were decreased breath sounds over the right chest. There were no peripheral edema, clubbing or cyanosis. On chest X-ray जब हमने देखा तो right hemidiaphragm was elevated. Okay. ये किसका रिप्लाई है? Okay, bronchitis, emphysema. अब आपके जहन में क्या आई? COPD. Okay. Anything else? इसका राइट हेमिंग डायफ्राम मैंने बताया एलिवेटेड है. अभी इसकी साइंस जो है मैंने बताई है, टेकिकार्डिक भी है, टेकिपनिक भी है. ठीक है, मींस के पेशेंट एफेब्राइल है लेकिन. ठीक है, सीओपीडी है आपकी टॉप डायग्नोसिस में. सो इनकी डीडी में हमने जो रखा है वो है ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ट्यूमर है. आपकी डीटीज बिल्कुल ठीक है. ठीक है, पेशेंट जो है वाइटली इन्होंने स्टेबल पता है लेकिन माइल्ड टेकिपनिया का है. डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स बताई है इन्होंने. नो डिजिटल क्लबिंग, एबीजी, सीबीसी बस नॉर्मल है. वी गो फॉर दी bronchoscopy and CT chest and to rule out our pulmonary embolism. ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे कि अगर हम जो ट्यूमर सस्पेक्ट करें तो उस ट्यूमर को हम रूल आउट करेंगे ब्रोंकोस्कोपी पर. This is case 2. This is a female. This is 45-year-old woman present with the acute onset of dyspnea at rest, which started 3 days prior and worsened by minimal effort. This was accompanied by the left posterior chest pain that worsened on deep inspiration. फीमेल पेशेंट है. ठीक है, 45-year-old है और इन्हें जो डिस्निया हुआ है सडनली 3 डेज इन्हें हुए हैं, मींस कि एक्यूट डिस्निया के साथ प्रेजेंट हुई है. और उसके साथ उन्हें लेफ्ट पोस्टीरियर चेस्ट में पेन भी है जो इंस्पिरेशन के साथ वर्स हो रहा है. सो व्हाट्स डीडी? ओके, ऑन द हिस्ट्री बेसिस पे आप क्या बता रहे हैं इस पेशेंट को? स्टेबल एंजाइना, एमआई, अनस्टेबल एंजाइना. ओके, एनीथिंग एल्स? 3 डेज से हो रहा है. स्टेबल एंजाइना या अनस्टेबल कितना टाइम ड्यूरेशन चलता है? एंजाइना आपका अराउंड 20 मिनट्स चलता है. ठीक है, तो स्टिल यू आर सेइंग एंजाइना, पेरिकार्डाइटिस, प्लेउराइटिस, ओके, प्लेउरल इफ्यूजन.
ओके ठीक है. पेशेंट वाज एफेब्राइल एंड हर हार्ट रेट वाज 110 बीट्स पर मिनट. अब थोड़ा आपने हिस्ट्री के बेसिस पे पता है, एग्जामिनेशन देख लें इस पेशेंट की हमने जब की तो हमें क्या क्या मिला. एफेब्राइल थी, हार्ट रेट 110 था, रेस्पिरेटरी रेट 23 पर मिनट एंड ब्लड प्रेशर वाज 130/90. हेड एंड नेक एग्जामिनेशन में आपने जब देखा तो नो लिम्फेडेनोपैथी. JVP was elevated to the angle of the jaw at 45 with large V waves and positive hepatojugular reflex. Means केस में right heart failure के signs भी आ रहे हैं. Right ventricular heave was palpable at the left external border. Auscultation reveals the right ventricular heave at the left lower external border and P2 was increased. Hollow systolic murmur भी था इन्हें, pensystolic murmur at left lower external border पे है, ठीक है, और ये accessory muscle भी use कर रही हैं. So you said the congestive heart failure MR, okay. फीमेल है, ठीक है, यंग पेशेंट है. तो इनमें जो हमें साइंस मिली है राइट हार्ट फेलियर मिली है अभी, ठीक है. फेलियर तो हुआ है, ये बात हम समझ गए, बट ड्यू टू व्हाट जो है सडनली 3 डेज से हुआ है और सडन हुआ है न्यूमोथोरेक्स. अच्छा, पेशेंट में वेट लॉस की कोई हिस्ट्री नहीं है, सही है, और कोई ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री नहीं है, फीवर की हिस्ट्री नहीं है. तो न्यूमोथोरेक्स सेकेंडरी टू व्हाट, क्या कॉज है पेशेंट में न्यूमोथोरेक्स का. एमआर तो हो सकता है, ठीक है, आपने एमआर रखा, लेकिन अभी जो पेशेंट इन्होंने बताई है हमें लेफ्ट लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर पे जो है वो ये है हॉलो सिस्टोलिक मर्मर. मींस के ये है पल्मोनरी इसका टीआर का ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर है ये. अगर आप इसे कहते कि विट्रल एरिया पे है तो ये होता है एमआर, लेकिन ये टीआर का मर्मर है. और इजी कर दिया. आरएफ राइट हार्ट फेलियर, ओके गुड. बट व्हाई इसे राइट हार्ट फेलियर क्यों हुआ है सडनली पेशेंट को. फीमेल है, यंग है, और कुछ कोई क्लू मिला. एफेब्राइल है, अभी हार्ट फेलियर में है. कंजेनिटल हार्ट डिजीज, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज इन्हें 45 ईयर में क्यों सिम्टम्स अपीयर हुए. ठीक है कुरतुलन, यू आर राइट कि इन्हें जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, ठीक है, वी आर एग्री विद दैट, ये बात तो क्लियर हो गई. लेकिन जो इन्हें 3 डेज से हुआ है हाइपरटेंशन के, तो ये हाइपरटेंशन की वजह से कौन सा राइट हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर होता है. पहले हाइपरटेंशन लीड्स टू दी ओके पल्मोनरी एम्बोलिज्म. फातिमा ने कहा है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, गुड जी. जो आपका होता है हाइपरटेंशन लीड्स टू द लेफ्ट हार्ट फेलियर फर्स्ट देन द राइट हार्ट. इनमें जो है राइट हार्ट फेलियर हुआ है, तो फातिमा जो है वो आई थिंक पहुंच रही है वहां पे, सही है, ठीक है, गुड. तो अब जो है आप यू आर थिंकिंग कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है इस पेशेंट में, डीवीटी, गुड, ठीक है, गुड. सो दिस इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. इज दिस पेशेंट हैविंग द हिस्ट्री ऑफ द OCPs की इनकी हिस्ट्री हो सकती है, इस पेशेंट की कॉन्ट्रासेप्टिव की हिस्ट्री हो सकती है, मे बी जो है वो अभी ऐसी मेडिसिन ले रही हैं जो इसमें पेशेंट में फीमेल हैं, यंग हैं, ठीक है. तो इनमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हिस्ट्री लें कि इनमें जो है एबॉर्शंस की हिस्ट्री तो नहीं है दैट विल लीड्स टू द सिम्टम्स. तो इसका डायग्नोसिस जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही है. So what investigation you will be advised? Why they have heave and all? Yes, she has heave. ये जितनी भी साइंस है ना, JVP रेस्ट होगी पेशेंट की, लार्ज वी वेव के साथ उसमें वी वेव होगा, हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स होगा. राइट वेंट्रिकुलर हीव कब मिलती है, जब आपको राइट हार्ट फेलियर मिलेगा. तो आप जब लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे देखेंगे तो वो आपको हीव मिलेगी जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से. जब भी पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा दैट विल लीड्स टू द पल्मोनरी हाइपोटेंशन. इसीलिए इसमें आपको जो है वो लेफ्ट ये जो है वो पल्मोनरी कंपार्टमेंट्स के से लाउड P2 मिल रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हीव मिल रही है, ठीक है, और राइट जो इसके साथ आपको MR भी मिल रहा है. गॉट इट, गुड. तो ये सारी साइंस बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म लीड्स टू द राइट हार्ट फेलियर. ओके, अच्छा, अब इस पेशेंट में क्या इन्वेस्टिगेशन आप करवाना चाहेंगे, आपको आइडिया हो गया. ABG will show the respiratory alkalosis and D-dimer आपके रेज मिलेंगे, ठीक है. आपने ABGs करवाई, D-dimer करवाए, और क्या करवाना चाहेंगे. चेस्ट एक्सरे, CBC, गुड. व्हाट एल्स, ठीक है. ये तो हमने सब डिस्निया के पेशेंट में करवाने हैं जो आपने मुझे वर्कअप बताया. डॉपलर अल्ट्रासाउंड, गुड. ECG में आपको टेकिकार्डिया मिलेगा, इसमें आपको पल्स रेट इंक्रीज मिलेगा, ठीक है. और क्या करवाएंगे. पेशेंट है, यंग है, इसमें सडनली जो एम्बोलिज्म हुआ है तो ओके CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी दैट इज अ डायग्नोस्टिक फॉर इट, ठीक है. तो अब अगर पेशेंट में जो है वो पल्मोनरी अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ठीक है. पेशेंट यंग है, उसमें आपको जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म मिला है, मींस के कोगुलेशन मिला है. तो आपको क्या करवाना चाहिए इस पेशेंट में. अनयूजुअल कोगुलेशन मिली है ना इसमें, तो व्हाट डू यू थिंक अब क्या करवाना चाहिए.
इसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी चाहिए, ठीक है। इससे अल्ट्रासाउंड आपने एबॉर्शंस की हिस्ट्री लेनी है, ओसीपीज की हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, और आपको ये प्रोफाइल करवाना है, ठीक है। प्रोटीन सी, प्रोटीन एच, जी कोगुलेशन प्रोफाइल, गुड। प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोम्बिन 3, लिपस, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, ठीक है, फैक्टर 5, लेडिन जो है सीबीसी, तो ये सारी जो है हमें करवानी है फॉर दी कोगुलेशन प्रोफाइल। फिर हमने देखनी है, स्क्रीनिंग करनी है मैलिग्नेंसीज की, कहीं फीकल ब्लड इनकी मैलिग्नेंसीज तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जो कोगुलेशन प्रोफाइल तो हमने करवाई यंग पेशेंट में, अगर कहीं पे भी आपको मिल रहा है कि आइदर ही इज मेल और फीमेल, ठीक है, सब में आपको ये वर्कअप करवाना है, क्योंकि कोगुलेशन नॉर्मली नहीं होना चाहिए पेशेंट्स में, बट अंडरलाइन कब मैलिग्नेंसीज होती हैं कभी कभी, तो वो अनवियर जो है कोगुलेशन करवाती हैं, थ्रोम्बोसिस करवाती हैं। कभी ये पेशेंट सीवीएसटी के साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रेजेंट विद इन द आवर्स, पर अगर जो है वो स्मॉल स्मॉल एम्बोला जा रहे होते हैं तो ये 3 डेज की हिस्ट्री के साथ भी आ सकते हैं। इवन आपके पास ये पेशेंट वीक्स की हिस्ट्री के साथ भी आ सकते हैं। तो पेशेंट होते हैं उनमें वीक्स के साथ भी पेशेंट जब स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म होते हैं। यस, इसकी 3 डेज की हिस्ट्री है। सो दैट कुड बी प्रेजेंट लाइक एनी, ऐसा जरूरी नहीं कि आप मिनट्स के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, आवर्स के साथ भी हो सकते हैं, डेज और इवन वीक्स के साथ भी हो सकते हैं, अगर ये स्मॉल पल्मोनरी एम्बोला है जो जाके कोगुलेशन करवाएं। कुरातुल्लाह ने क्वेश्चन किया है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद इन आवर्स क्यों हुआ है इसका, ठीक है, ये तो मिनट्स में होना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड्स कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है, ठीक है, स्मॉल वेसल्स हुई हैं, एम्बोला कितना बड़ा था, तो दैट विल लीड्स टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू दैट जो है सिम्टम अपीयर होंगे। इस जो पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल माइक्रो एम्बोला जा रहे होते हैं, तो उनमें सिम्टम्स जो है वो क्रॉनिक चलते हैं, तो दैट डिपेंड अपॉन द साइज, ठीक है। क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना, दैट वाज द लास्ट केस आई थिंक, ठीक है। तो इसी सिमिलरली इफ एनी पेशेंट प्रेजेंट टू यू लाइक विद pneumothorax, lupus anticoagulants, जी हमने इसके करवाए हैं आई थिंक, लिपस एंटीकोगुलेंट। लिपस एंटीकोगुलेंट हमें क्यों करना है, ये जब पेशेंट में होता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, यानी मुझे याद नहीं आप क्लास में, कि जब पेशेंट को एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, उसमें पेशेंट यंग एज होती हैं, उनमें अर्ली एबॉर्शंस भी होती हैं, एबॉर्शंस की हिस्ट्री होती है, और उसमें जो है थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री होती है। पेशेंट में कहीं ना कहीं बॉडी में थ्रोम्बस बनते रहते हैं, उन पेशेंट्स में हम जो है वो एंटीकोगुलेंट्स देते हैं पेशेंट में। तो थ्रोम्बस की वजह से पेशेंट में एबॉर्शंस भी होते हैं, पेशेंट्स में डीवीटीज भी हो सकती हैं, पेशेंट में जो है वो पल्मोनरी एम्बोलाई भी हो सकता है, पेशेंट में सीवीएसटी भी हो सकता है, पेशेंट में स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये जो पेशेंट होते हैं ल्यूपस के एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, दीज आर वेरी डिफिकल्ट पेशेंट, तो इनको आपने बहुत ही कॉशियसली ट्रीट करना होता है विद एंटीकोगुलेंट्स के साथ। तो इसीलिए जो है इसमें हम ये वर्कअप करवा रहे हैं, क्योंकि फीमेल है और यंग है, तो हमने इसमें ये पेशेंट में वर्कअप करवाना है, एंटीकार्डियोलिपिन और एंटीकोगुलेंट्स, लिपस एंटीकोगुलेंट्स। Or any question? Is it clear, Ishke? This is the antibody.